Kumtiv and I am a student of class 12. I am studying in post coaching classes. Today we are going to discuss an interesting topic of reproduction, that is male reproductive system. First of all, हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, थोड़े उसके इवेंट्स कैसे होते हैं, ताकि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो शुरुआत है वो पता चले। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन सबसे पहले आप पेरेंट प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन अगर वर्ड को ही हम ब्रेक करेंगे रिप्रोडक्शन, री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस, मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करना। जैसे अगर यहाँ पे पेरेंट्स न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो हम रिप्रोडक्शन कहलाएंगे, लेकिन हम ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे दो अलग अलग हमें पेरेंट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल, वो जाके रिप्रोड्यूस करेंगे एंड न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तब हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग आएगा। और ह्यूमंस जो है वो विविपेरस होते हैं, ये आपको पता है। विविपेरस मीन्स जो डायरेक्टली बर्थ देंगे बेबी को, तो वो होते विविपेरस। और जो पहले एग ले करते हैं बाद में ऑफस्प्रिंग आता है वो होते हैं हमारे पास ओविपेरस। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। उसके बाद यहाँ पे हमें मेल जो गैमेट है वो अलग दिखता है और फीमेल गैमेट जो है वो अलग दिखता है। आपको पता है मेल गैमेट स्पर्म होता है एंड फीमेल गैमेट ओवम, तो अलग अलग है। जब वो अलग अलग है उसको हम टर्म क्या यूज करते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिस, मतलब सेक्सुअली तो है मेल एंड फीमेल, एंड डाइमॉर्फिस का मतलब डाई मीन्स टू, मॉर्फिस मीन्स स्ट्रक्चर, यानी अलग अलग दो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव। 6 events in sexual reproduction of humans। ये 6 इवेंट्स याद रखने। 6 इवेंट्स कौन कौन से? फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड आता है इंसेमिनेशन, थर्ड आता है फर्टिलाइजेशन, फोर्थ आता है इम्प्लांटेशन, फिफ्थ आता है जेस्टेशन और सिक्स्थ आता है पास्चुरेशन। ये 6 इवेंट सीरियल वाइज है, यानी सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन, फिर आता है पास्चुरेशन। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा तभी सारी आगे रिप्रोडक्शन होगी। अब सबसे पहले ह्यूमन में क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म प्लस ओवम। उसके बाद होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होता क्या है? उसके जब गैमेट्स बन गए, फिर जब रिप्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसको हम अपनी मतलब कॉमन लैंग्वेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। अब ये भी हो गया। अब जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो तब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। और ये होता कहां पे? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फैलोपियन ट्यूब में। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखोगे आप, फैलोपियन ट्यूब कहां होता है, तो इसमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जाइगोट बनेगा। फिर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब हो रही है ना, असल में डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट होता है जब जाइगोट था, पहले सिंगल सेल था, फिर वो माइटोसिस करते जाएगा, बाद में जब 64 सेल स्टेज आती है ना, उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट 64 सेल्स।
मतलब एम्ब्रियो जब बन रहा है वहां पे 64 सेल्स है जब उसमें, तब हम ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। इसमें तब 2 टाइप्स की सेल्स होते हैं, एक एम्ब्रियोब्लास्ट एक ट्रोफोब्लास्ट, तब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट होगा। अब जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तो जेस्टेशन पीरियड वही होता है, पूरी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जेस्टेशन ये कितनी देर तक ये पीरियड चलता है, 36 से 38 वीक्स, अप्रोक्स 9 मंथ्स जो हम बोलते हैं। उसके बाद जब ये भी हो गया, फिर पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी अब जब हो जाएगी। तो ये 6 इवेंट्स होते हैं। और हमें उससे पहले पता होना चाहिए, पढ़ने से पहले, प्यूबर्टी। आपने सुना है प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इट इज अ टाइम पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड है व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग। सेकेंडरी भी और प्राइमरी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास प्यूबर्टी किस एज में आती है? एक यहाँ पे कॉमन तो हम एवरेज बोलते हैं कि गर्ल्स में, फीमेल्स में कब आती है, 12 से 13 इयर्स में, एंड मेल में आती है 13 से 14। लेकिन कुछ हद तक डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे भी, क्योंकि जैसे अफ्रीका में चले जाओ, वहां पे ज्यादा, जहाँ पे हॉट रीजन है वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गर्ल्स में 9 से 10 इयर्स में ही प्यूबर्टी आ जाती है। और जहाँ अगर आप इंग्लैंड में चले जाओगे जहाँ पे थोड़ा विंटर्स होते हैं, वहां पे 15 एज तक भी प्यूबर्टी नहीं आती है। तो इसलिए मगर इंडिया की अगर हम बात करें एवरेज लेके, तो 12 से 13 में गर्ल्स को प्यूबर्टी अटेन शुरू हो जाती है करना, और प्यूबर्टी जो मेल्स में है वो 13 से 14। और प्यूबर्टी आपको दिखेगी कैसे? मतलब जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होगा वो बनना शुरू हो जाता है उस एज में। ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको पता है, फिर हिप डेवलपमेंट होगी, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगी। तो ये हमारे पास प्यूबर्टी आएगा। उसके बाद हमारे पास जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल गोनाड्स आपने सुने हैं। जो मेल एंड फीमेल गोनाड्स क्या है? जो प्रोड्यूस करे गैमेट्स। अब मेल में कौन करता है? टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। तो यहाँ पे मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक टेस्टिस है एंड एक ओवरी है, ये 2 होते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से? वो होते हैं हमारे पास जो हमें मतलब जो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करे, बाकी कामों में काम आए। जैसे मेल्स में हो गया मतलब आगे एपिडिडाइमिस है, वेस्ट डेफरेंस है, फिर आगे पेनिस आ जाता है। वैसे ही फीमेल्स में ममेरी ग्लैंड्स, फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस वगैरह, ये सारे। उसके बाद 2 टर्म्स है वो पता होनी चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 2 टर्म्स ये मेल्स में जो है स्पर्म कब तक बनते रहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जेनेसिस जहां पे भी वर्ड आएगा आप ये मान लेना फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो कब तक चलता है? मेल्स में लाइफ स्पैन जितना भी है ना, मतलब 70-75 ईयर्स तब तक ये स्पर्म बनते रहने की एबिलिटी होती है इसमें। लेकिन फीमेल्स में जैसे 10 से 15 की एज में प्यूबर्टी आ रही है, तो वो मतलब उस हिसाब से 45 से 55 के एज के बीच तक ही ये रहता है। जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम क्या टर्म देते हैं? मीनार्क। जो फीमेल्स में स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और जब एंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। ये 2 टर्म्स, मीनार्क एंड मीनोपॉज, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी फीमेल्स में अप्रॉक्स 50 एज में मतलब बाद में ये साइकिल नहीं चलता है और ओवम की प्रोडक्शन नहीं होती है, मगर मेल्स में पूरी लाइफ स्पैन तक। तो ये था हमारे पास कैसे कैसे इवेंट्स होंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसकी पहले इंट्रोडक्शन थोड़ी सी लेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पे? इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन कौन सा रीजन होता है? एब्डोमेन और थाइस के बीच का रीजन, यानी हिप का रीजन। उसमें हमारे पास क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता क्या क्या है? सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस आपको पता है, फिर उसमें ग्लैंड्स आएंगे, फिर उसमें एसेसरी डक्ट्स आएंगे कुछ, फिर ये इसके आगे इसके पढ़ेंगे कि स्क्रोटम
आपको सबको पता है टेस्टिस एक पाउच सैक में होते हैं जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो वो होता क्या है? अब आप ये सोचो कि मतलब हर चीज बॉडी के अंदर है, ये क्यों बाहर है? कोई वजह होगी। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस, यू ऑल नो वेरी वेल। तो हमारे पास मगर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए हमें टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है उस डिग्री सेल्सियस से। इसलिए जो हमारा ये टेस्टिस है वो बाहर एक पाउच सैक में होता है। वरना अगर ये बॉडी यानी एब्डोमिनल कैविटी नहीं होता तो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, स्पर्म्स नहीं बनते। इसलिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, इसलिए ये मतलब स्क्रोटम में ऐसे स्क्रोटल सैक में होते हैं। तो इसके बाद हमें एक टर्म और है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ ये सब में नहीं बाहर होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे रैट, बैट और ऑटर, वहां पे ओनली इन द टाइम ऑफ ब्रीडिंग जब होगा ना तभी ये उस स्क्रोटल सैक में टेस्टिस आते हैं, तब तक उधर पे नहीं होते हैं। और जैसे एलिफेंट है और वेल है, वो कितने लार्ज साइज एनिमल्स है, यानी उनका जो टेम्परेचर है ना वो पहले से ही क्या कम है हमारी बॉडी से। आप खुद सोचो, अगर घर है आपका, किचन में ज्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत बड़ा हॉल, किचन में ज्यादा टेम्परेचर होता है क्योंकि एरिया कम। तो उन लार्ज साइज एनिमल्स की वजह से उनका टेम्परेचर पहले से ही 35 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए उनके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। तो ये था हमारे पास। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसमें अब एक एक पार्ट लेके समझेंगे। टेस्टिस आपको पता है ये क्या होते हैं? मेल गोनाड्स। गोनाड्स मतलब जो प्रोड्यूस करे गैमेट्स, यानी मेल गोनाड्स जो प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट, मेल गैमेट, और ये होमोलोगस टू ओवरी है। जैसे फीमेल्स में ओवरी काम करेगी ओवम, वैसे ही यहाँ पे टेस्टिस जो है प्रोड्यूस करेगा क्या? स्पर्म। तो ये हमारे पास मेल गोनाड्स होते हैं। उसके बाद इसका जो साइज है वो लेंथ इसकी वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। अब इसमें इसकी जो कवरिंग होती है ना वो डेंस होती है। असल में 3 लेयर्स होते हैं। आप याद रख सकते हैं ट्यूनिका वेव, ये VAV, इससे आप क्या याद रख सकेंगे? ट्यूनिका वेव से ट्यूनिका वेजिनाइलिस सबसे आउटर लेयर, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये 3 लेयर्स होती है इसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, डेंस कवरिंग। और इसमें अगर एक हम ये लेके बात करें, इसमें ना ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स, ट्रायंगुलर शेप के, थोड़े पिरामिड शेप के, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। और कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो कंपार्टमेंट्स में हमारे पास 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट्स है। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, गुबर्नाक्यूलम एक टर्म है। वो गुबर्नाक्यूलम क्या है? अगर ये स्क्रोटम है मान लो, इसके साथ इसको अटैच करने में मदद कौन करता है? वो गुबर्नाक्यूलम। और स्क्रोटल, और वो एक और चीज करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक नॉलेज वाली बात, जो एब्डोमिनल कैविटी में जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तब 7th मंथ में जो है वो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में डिसेंड करते हैं, यानी इंटर करते हैं, तब तक वो उधरी होते हैं। तो डिसेंड किसकी वजह से करते हैं? एक उसका नाम है इंग्विनल कैनाल, मतलब कैनाल होगा जहां से वो आएंगे। एक और चीज है कि अगर वो कैनाल अब उससे डिसेंड कर गए, अगर किसी वीकनेस की वजह से वो कैनाल जो है वो थोड़ा ओपन रह गया, और उसमें अब ओपन रह गया एब्डोमिनल कैविटी में, कुछ ना कुछ इंटेस्टाइन का उसमें पार्ट जो है वो भी इंटर कर जाएगा, तो वो क्या कॉज करता है? हर्निया। तो ये भी पता होना चाहिए। तो इंग्विनल, तो इसमें जो मतलब जैसे टेस्टिस है वो उसमें ब्लड भी होगा, तो ब्लड जो है वो किसी आर्टरीज, वेन से ऊपर कनेक्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी यानी ऊपर रीजन में। तो वो किससे कनेक्ट होता है? स्पर्मेटिड कॉर्ड। स्पर्मेटिड कॉर्ड में स्पर्मेटिड आर्टरी भी आती है, स्पर्मेटिड वेन भी। 2 नर्व्स कॉमन है जो सबको पता होनी चाहिए, जेनिटियो फेमोरल नर्व एंड दूसरी है इसमें, मैं लिख लेता हूँ,
इंपॉर्टेंट है। जेनिटोफेमोरल नर्व और इलियो इंग्विनल नर्व, ये 2 नर्व्स होती है इसमें इंपॉर्टेंट, जो कनेक्ट होती है ऊपर उसके साथ। उसके बाद हमारे पास ये कनेक्ट था। अब वीकनेस, अब एक अगर किसी वजह से ये मतलब 7th मंथ में डिसेंड करते हैं, अगर किसी वजह से डिसेंड नहीं किए, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उस टर्म को क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या हुआ? नॉन डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक ड्यू टू सम वीकनेस, तो उसको हम ये टर्म नाम देते हैं। तो हम टेस्टिस, यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट्स थे, तो गुबर्नाक्यूलम जब डिसेंट इसको गाइड कौन करता है? वही गुबर्नाक्यूलम की अब टाइम हो गया है, 7th मंथ चल रहा है, तो अब ये स्क्रोटल सैक में आ सकता है, तो इसको गाइड कौन करता है? गुबर्नाक्यूलम। उसकी भी स्पेलिंग में लिख लेता हूँ, टर्म क्या है? गुबर्नाक्यूलम। अब एक टर्म और याद रखनी है टेस्टिस में, ये ऑर्किडेक्टोमी। ये एक क्या टर्म है? इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच वन और बोथ टेस्टिकल्स रिमूव कर दिए जाते हैं। ये इसको हम कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं। जैसे अगर चाइना की, अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे जो मतलब पनिश क्या है, रेप अगर हो जाएगा कोई, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? यहाँ फांसी या उम्र कैद उसको हो जाती है, लेकिन चाइना में रिमूव कर दिए जाते हैं दोनों टेस्टिस, तो उसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब मैंने इसमें बोला 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। थोड़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में एक अच्छे फैक्ट है, वो पढ़ लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नंबर इसका 2 to 3 होंगे। 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी एंड 0.2 mm इसकी विड्थ होगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, अगर आपने एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स थे? 250, और 250 में मतलब एक में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने देखे? 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। मतलब अप्रोक्स लेके चले, एक में 60 आएंगे और दूसरे में भी 60। तो ये टोटल लेंथ पता है कितनी बनती है? 270 यार्ड, अगर दोनों के मिला लिए जाए। और 270 यार्ड कितना होता है? एक यार्ड 0.91 मीटर के बराबर होता है। तो इसकी जो मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड है ना, उसकी जो बाउंड्री है ना, 275 यार्ड नियर अबाउट इतनी होती है। तो अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जोड़ दिया जाए सबको, तो एक बाउंड्री बन जाएगी फुटबॉल की, इतनी ज्यादा लेंथ है इसकी। और उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। ये सेल्स जो 2 टाइप्स के, ये उसके अंदर होते हैं। तो एक सेल जो है मेल जर्म सेल्स, उसका काम क्या है? उसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस के अंदर, ये जो कंपार्टमेंट्स है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसमें बनते हैं हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होती है। और कौन करता है? मेल जर्म सेल्स। और उनको नरिश कौन करता है? उनको न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल्स। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स थे इसमें, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का नाम जो है वो चेंज होके भी आता है नीट में, सबस्टेंटाकुलर सेल्स। तो ये एक नरिश का काम करता है, यानी न्यूट्रिशन देगा। स्पर्मेटोगोनिया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करेगा, और उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल्स। जो ये स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल्स है, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और ये 4 to 8 लेयर्स होती है इसकी।
और इसको इंड्यूस कौन करता है, यानी रेगुलेट कौन करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने 11th एंडोक्रिनोलॉजी में भी पढ़ोगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इसको इंड्यूस करता है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए, और सर्टोली सेल्स नरिश कर रहा है इसको भी इंड्यूस कौन करता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद हमारे पास आते हैं जो मतलब ये हमारे पास थे इसमें कंपार्टमेंट्स, इसके अंदर थे कुछ, अगर ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसके अंदर जो स्पेसिस बच जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस। और इसमें भी ब्लड वेसल्स होते हैं कुछ, और एक सेल होता है लेडिक सेल, ये 10th 11th दोनों में ये नाम सुना होगा, लेडिक सेल्स। इसका काम क्या होता है, स्क्रीट एंड सिंथेसाइज करता है ये एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन जो होते हैं वो एंड्रोजन ही होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन फीमेल्स में, वैसे मेल्स में एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। तो लेडिक सेल्स ये होते हैं। लेडिक सेल्स जो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, आपने देखा बीच में, यानी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होगा। और इसको कौन इंड्यूस करता है कि मतलब प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स के लिए इसको खुद कौन इंड्यूस करता है, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन्स थे इसमें टेस्टिस में। अब हमने क्या पढ़ा इसमें टेस्टिस में, यानी एक प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करेगा पहला, और दूसरा क्या करेगा, मेल सेक्स हार्मोन्स जो है वो स्क्रीट करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स हुई, अब यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा प्रोसेस बताना है। इसके बाद हमारे पास ये डक्ट्स आएंगे जिसके थ्रू स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, अब वो बाहर जाए, मतलब इजेक्ट होंगे। मेल ये कितने डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स असल में देख लो, एक रेटे टेस्टिस जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है वासा इफरेंशिया, तीसरा हमारे पास होता है एपिडिडाइमिस, फोर्थ वॉस डिफरेंस। ये 4 डक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे यूरिथ्रा भी है लेकिन वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि हमें अभी स्पर्म का ही देखना है, आगे इजेक्ट कैसे होंगे ये कहां तक। तो ये 4 डक्ट्स इसमें मेन है, रेटे टेस्टिस। जब हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे जैसे ये वासा डिफरेंस आया, ये यहाँ का ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे आया, यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स हो गई। तो यहाँ पे मतलब ये रफली ये क्या बताया, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हुई, ये आपको दिख रहा है एक नेटवर्क जैसा है, यानी जाल जैसा है ये। तो ये यहाँ पे होता है रेटे टेस्टिस। इसके बाद यहाँ पे ये जो जितने भी है ना, ये सेवरल ट्यूब्स आपको दिख रही है, ये होता है वास एफरेंशिया। इसके बाद यहाँ पे ये जाएगा एपिडिडाइमिस, और ये यहाँ पे बाद में ये जो ऊपर जा रहा है ये यहाँ पे लिखा है वासा डिफरेंस। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे इस प्रोसेस से जाएगा, पहले रेटे टेस्टिस में, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये जो यहाँ पे, क्योंकि रेटे टेस्टिस का तो उतना काम नहीं है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद वैसा एफरेंशिया, ये अब एपिडिडाइमिस है क्या, इसकी जो लेंथ है एपिडिडाइमिस की, ये यहाँ से, ये इधर पे तो छोटी दिख रही है, ये 6 मीटर होती है, ये भी इसकी लेंथ भी 6 मीटर है।
और यहाँ पे सेवरल बहुत सारी ट्यूब्स होंगी वॉसा एफरेंशिया की, जो आके एक एपिडिडाइमिस में जाएगी। तो यहाँ से स्पर्म्स ट्रांसफर होगा, यहाँ से एपिडिडाइमिस में आएगा सेवरल ट्यूब्स के थ्रू, वॉसा एफरेंशिया के थ्रू इसमें आएगा। तो जो हमारे पास एपिडिडाइमिस है, ये भी इसके 3 रीजन्स होते हैं। ये जैसे एपिडिडाइमिस ये था पहला, कैपेट, कार्पस और काउडा। ये सीसीसी याद रख सकते हो, ये 3 रीजन्स होते हैं। यानी जो वासा एफरेंशिया आया वो सबसे पहले कहां पे गया, कैपेट एपिडिडाइमिस में। और जो स्पर्म्स यहाँ पे बने ना, आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में ही सिर्फ ऐसा यही एक सेल है जो मूवमेंट खुद लोकोमोट कर सकता है, और कोई भी सेल्स, और ये भी सिर्फ मेल्स में ही होता है, ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे जब यहाँ तक सेल आएगा ना कैपेट एपिडिडाइमिस तक, यहाँ तक वो मोटाइल नहीं होता है। यहाँ से आगे वो मोटिलिटी अपनी मैच्योर होगा और मोटिलिटी अपनी ले लेता है, अटेन करता है। तो यहाँ से वासा एफरेंशिया में कुछ सीलिया होते हैं, सीलिया फ्लैजेला आपने पढ़े, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो सीलिया के थ्रू वो यहाँ से मूव होके आता है, तब तक यहाँ से मूव नहीं हो सकता है। एपिडिडाइमिस में यही 3 रीजन्स अभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद हमारे पास वासा डेफरेंस है। वासा डेफरेंस इसका आपको पता चल गया कि यहाँ से ये रहेगा, और वासा डेफरेंस जब ये वासा डेफरेंस है, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये सेमिनल वेसिकल के कुछ सिक्रीशन होंगे। इसके कुछ सिक्रीशन होंगे और ये एक कॉमन डक्ट बना के फिर आगे जाते हैं। इस कॉमन डक्ट को हम एक नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसको एक नाम देते हैं हम, जो कॉमन डक्ट सेमिनल वेसिकल और वासा डेफरेंस दोनों की सिक्रीशन को लेगा। तो ये हमारे पास डक्ट्स थे कुछ जो हमने पढ़े। अभी इस डक्ट्स के बाद हमारे पास 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल्स में। पहला आता है सेमिनल वेसिकल, दूसरा हमारे पास आता है प्रोस्टेट, और तीसरा हमारे पास क्या आता है, बल्बो यूरिथ्रल। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। ऐसी सुन लो, सेमिनल वेसिकल जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना सेमन में, सेमन अभी हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है। हम स्पर्म वर्ड यूज नहीं करते, जो इजेक्ट होता है उसको हम सेमन बोलते हैं, आपको पता है। और सेमन होता क्या है अभी बता देता हूं, स्पर्म प्लस हमारे पास सेमिनल प्लाज्मा, सेमन, इन दो को मिला के ये बनता है। इसलिए इजेक्ट हमारे पास ये होता है, खाली स्पर्म्स नहीं होते। सेमिनल वेसिकल इसकी हमारे पास ये क्या बोलते हैं, 60% ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे पास सेमन में, और प्रोस्टेट जो है वो कितना करता है, कोई 15 to 30%। तो सेमिनल वेसिकल हम पहले पढ़ते हैं, ये 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे सेमन में। उसके बाद ये एक ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में ना, सिर्फ सेमिनल वेसिकल ही है जो फ्रक्टोज, जहां से फ्रक्टोज स्क्रीट होता है। और हमारी बॉडी में ऐसे लीवर में थोड़ा सा होता है, लेकिन हम ऐसे जनरली बोलते हैं कि फ्रक्टोज सिर्फ प्रोड्यूस हो रहे हैं सेमिनल वेसिकल में। ये एक इम्पोर्टेंट, जब फॉरेंसिक रेप टेस्ट होता है, जब हो जाता है, तो तब उस वक्त भी हमारे पास जो टेस्ट किया जाता है वो किसका किया जाता है, फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का टेस्ट किया जाता है। क्योंकि हमें पता है ये खाली मेल यानी सेमिनल वेसिकल यहीं पे प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए यहाँ पे फोरेंसिक लैब में ये टेस्ट किया जाता है। तो सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट करता है 60% सेमन। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है 15 से 30% करता है स्क्रीट। अब सेमिनल वेसिकल होता कहाँ पे, ये इसके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, मगर यहाँ पे शो आगे किया जा रहा है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो थोड़ा, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है
यूरिथ्रा का वो वहां पे होता है, और उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सबसे नीचे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 15 से 30% सेमन का कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोस्टेट में अगर कोई मतलब प्रोस्टेट की हमारे पास स्वेलिंग भी हो जाती है, तो स्वेलिंग की वजह से जो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है स्पर्म सेमन के लिए भी और यूरिन के लिए भी। फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं, मतलब यूरिथ्रा अलग होगा एंड बर्थ गिविंग के लिए अलग होता है पैसेज। तो यहाँ पे एक ही कॉमन पैसेज होता है जिसके लिए हमें लुब्रिकेशन मतलब एक साथ लुब्रिकेशन के लिए हमें ये हेल्प करता है, या क्योंकि यहाँ पे कॉमन पैसेज है। तो ये सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके कुछ टर्म्स सुन लो, जैसे अगर आपके पास स्वेल हो गया है प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे, तो अगर ये स्वेल हो गया है इसकी वजह से कंट्रैक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आगे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी नहीं पास होगा, तो मतलब पेन होगी उससे अगर जब यूरिन आएगा ही, तो उसको हम नाम दे देते हैं प्रोस्टेटाइटिस। मैं लिख लेता हूं। ये उससे ये कॉज हो जाता है अगर स्वेलिंग ऑफ ये हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में 6 सिक्रीशंस होती है अलग अलग। पहली होती है हमारे पास यहाँ पे जो इसका पीएच है ना, ये बेसिक होता है यानी एल्कलाइन। जो इसका पीएच है वो एसिड से बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोस्टेट ग्लैंड में सिट्रिक एसिड होता है, एसिड फॉस्फेट भी होता है। एसिड फॉस्फेट अगर यहाँ पे कैंसर भी होने का खतरा होता है अगर स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास एसिड फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो उससे हमारे मतलब कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसमें एल्ब्यूमिन आता है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स आता है, या प्रोस्टोग्लैंडिन्स होती है फैटी एसिड जो कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास ये इसका काम क्या है, ये भी 15 से 30% सिक्रीशन अपनी देगा। और सेमिनल वेसिकल, इसमें प्रोस्टोग्लैंडिन्स होगा और फ्रक्टोज होगा। हमारा अगर एक टोटल मिलाया जाए तो ये टोटल क्या क्या स्ट्रीट करता है, कैल्शियम भी, फ्रक्टोज भी, और मैंने जितना प्रोस्टेट ग्लैंड का बोला वो भी, और भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। बल्बोयूरिथ्रल आपको पता चल गया, खाली ये किसका काम आता है, इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेशन, बिकॉज यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है यूरिन एंड सेमन के लिए। अब आपको बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है, बहुत स्टूडेंट्स को, कि सेमन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा क्या है और स्पर्म क्या है। सेमिनल प्लाज्मा ये ऐसे ही याद रख लो, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट प्लस बल्बोयूरिथ्रल। एपिडिडाइमस से भी थोड़ा होता है। तो ये टेस्टिस में जो सिक्रीशन होती है सेमिनल प्लाज्मा में, वो 2 to 2.5% टेस्टिस की सिक्रीशन होती है सेमिनल प्लाज्मा में। और सिक्रीशन ऑफ जो इसकी थी प्रोस्टेट की, वो हमने कितनी पढ़ी थी, 15 to 30%। सबसे ज्यादा सिक्रीशन किसकी होती है, इसकी सेमिनल वेसिकल में जो फ्रक्टोज प्रोड्यूस होता है। और फ्रक्टोज जो है वो एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स है किसका, स्पर्म का। एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म, एनर्जी मतलब मोटिलिटी, स्पर्म में मोटिलिटी होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अब ये तीनों सेमिनल प्लाज्मा आपको पता चल गया, सबकी सिक्रीशन मिलकर ये कंट्रीब्यूट बल्बोयूरिथ्रल नियर अबाउट टोटल 1% करता है, क्योंकि इसका काम खाली ल्यूब्रिकेशन है वहां कॉमन पैसेज में। तो ये सेमिनल प्लाज्मा होता है। इसके बाद यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में इधर पे लिख रहा हूं मेल एंड फीमेल। फर्क कितना होता है, मेल में जो है 15 से 20 सेंटीमीटर और फीमेल में 4।
मेल का जो है यहाँ पे कॉमन पैसेज आपको पता है, डिफरेंट पैसेज। आपको खाली इसकी लेंथ क्या रखनी है, और ये क्या होता है, ये लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पैसेज होता है जहां से सेमन या यूरिन इजैकुलेट हो जाता है। उसके बाद यूरिथ्रा हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हमने पढ़े थे वहां पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो मतलब जिसका मेल मतलब गैमेट्स बनाने का काम नहीं है, बाकी और जो बाहर से भी शो हो बॉडी पे, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो यहाँ पे यूरिथ्रा, एक टर्म में यूरिथ्रा में बताना भूल गया, यूरिथ्रा में अगर कॉमन पैसेज है ना, कॉमन पैसेज, तो मेल में उसको हम क्या बोलते हैं, यूराइनो जेनिटिलियो डक्ट, क्योंकि यहाँ पे यूरिन भी है और जेनिटिलियो मतलब जीन्स, जीन्स से कहा जाएगी बात सेवन पे। तो यहाँ पे दोनों हमारे पास ये डक्ट होता है, कॉमन पैसेज, ये नाम याद रखना। अब उसके बाद पेनिस, अब पेनिस क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आप सबको पता है। उसके बाद पेनिस की जो आपको पता है, ये मतलब इसमें कुछ ये होते, मैं लिख लेता हूं, सर्वोनोसा एंड स्पोंजियोसम मसल्स। मसल्स के ये दो आपको लेटरल साइड में दिख रहे हैं ना, 2 इन नंबर, ये हमारे पास होते हैं सर्वोनोसा, और जो एक हमारे पास होता है बीच में, वो क्या होता है हमारे पास स्पोंजियोसम। तो ये यहाँ पे इसमें 2 मसल्स होते हैं। यहाँ पे जो स्पोंजियोसम है वो आगे लीड किसको करता है, ग्लास पेनिस को, ग्लास पेनिस को आगे लीड करेगा। ये ग्लास पेनिस के ऊपर स्किन कवरिंग होती है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फोर स्किन। फोर स्किन के साथ नीड में नाम चेंज होके आता है प्रीप्यूस, या प्रीप्यूस। तो ग्लास पेनिस आपको पता है सिर्फ मुस्लिम रिलीजन में जो ये प्रीप्यूस यानी फोर स्किन है वो रिमूव कर दी जाती है, तो उसको हम तब क्या टर्म देते हैं, सर्कमसाइज्ड पेनिस। और फीमेल में और दूसरे रीजन्स में अन यहां पे लगा देना, अनसर्कमसाइज्ड पेनिस, यानी दूसरे रीजन में ये रिमूव नहीं की जाती है। और ग्लास पेनिस में कुछ सीबेशियस ग्लैंड होते हैं। सीबेशियस यानी आपको पता है स्वेट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। सीबेशियस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सम वाइट सबस्टेंस, जो यहाँ पे इस पे कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स, जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स यहाँ पे सेंसरी सेल्स जो है वो हार्मोन्स के थ्रू मतलब ब्रेन की उधर पे मतलब ब्रेन का ही सारा होगा वहां पे कंट्रोल। तो वहां पे जैसे एंड्रोजन था, मेल सेक्स हार्मोन्स, तो ये सेंसरी सेल्स वहां पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म के लिए, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म या सेमन, स्पर्म नहीं, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म सेमन कहलाता है, इससे इजैकुलेशन ऑफ सेमन के लिए। तो सेंसरी सेल्स यहाँ पे ग्लास पेनिस के ऊपर सेंसरी सेल्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमारे पास इजैकुलेशन ऑफ सेमन हो। तो यहाँ पे 2 मसल्स होती है, और इंटरकोर्स के समय जब इरेक्ट पेनिस हो तो उसकी लेंथ 14 से 20 सेंटीमीटर नॉर्मल एवरेज अगर लेंथ देखी जाए। इसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है सेमन। अब सेमन क्या है,
सेमन मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। अब देखो सेमिनल प्लाज्मा जो है वो हमने पढ़ा कि सबकी सिक्रीशन मिला के सेमिनल प्लाज्मा होता था। स्पर्म्स आप सबको पता है मेल गैमेट्स। तो सेमन जो है वो कितना एक इजैकुलेशन यानी एक इजेक्शन में कितना वो होता है 2 to 5 मिलीलीटर, इतना इजैकुलेट होता है 1 इजैकुलेशन में, इतना होता है 2 to 5 मिलीलीटर। और एक इजैकुलेशन में आपको पता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और अगर किसी में कम से कम मतलब अगर 35 मिलियन स्पर्म्स, 200 से हमें कितने चाहिए 300 मिलियन स्पर्म्स, ताकि आगे जाके फर्टिलाइज हो। क्योंकि सभी यहाँ पे जो वेजाइना होता है ना फीमेल में, वहां पे एसिडिक या कुछ आप बोल दो बैक्टीरियल, वहां पे बैक्टीरिया होता है जो स्पर्म्स, आगे आप पढ़ोगे जब स्पर्म के बारे में गैमेटोजेनेसिस या उससे आगे, तो स्पर्म्स में आगे हेड वगैरह वो मतलब उसकी अलग अलग बाद में वो आगे पढ़ेंगे हम। 35 मिलियन स्पर्म्स अगर किसी में इससे कम हो रहा है, इससे कम रिलीज हो रहा है पर मिलीलीटर, तो वो ह्यूमन स्टीराइल होगा, मतलब फ्यूज नहीं होगा तो बेबी नहीं बनेगा। तो उससे हमारे पास सेमन में हमें पता चला इतना होता है। और 60% कम से कम वहां पे जो है वो नॉर्मल कंडीशन में पहुंचने चाहिए, क्योंकि सभी कहां पहुंच पाते हैं, एंड में फ्यूज एक ही होता है या 2। यहाँ पे हमारे पास 5 हाईएस्ट है, जो अभी पहले मतलब एक मदर ने 5 बेबीज को दिया था बर्थ, और वो खुद भी बच गई थी, वरना इतना नहीं होता है। और आपको ये भी एक नॉलेज बता दूं, एक अगर फीमेल है, अगर वो एक बेबी को बर्थ दे रही है तो उसको कम से कम 42 से 46 बोन्स अगर टूटेगी उसके बराबर दर्द होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 60% जो है नॉर्मल होने चाहिए और 40% उसमें से मोटिलिटी होनी चाहिए। और मोटिलिटी कौन देता है? फ्रक्टोज, जो हमने पढ़ा, एनर्जी सोर्स जिसके पास है, यानी सेमिनल वेसिकल जो स्क्रीट करेगा, वहां से हमारे पास सेमन आएगा। सेमन की वजह से हमारे पास क्या होगा? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास था सेमन रिलीज होगा, उसके बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहां पे फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये रिप्रोडक्शन कुछ टर्म्स है आप याद रख सकते हो, जैसे एमिशन। एमिशन टर्म क्या है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जब इधर से स्पर्म आ रहा है सेमन, तो यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ से फिर आगे यहाँ तक जब हमारे पास मूवमेंट ऑफ सेमन होगी इधर से बाहर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन यूरिथ्रा, उसको हम बोलते हैं एमिशन। ओलिगोस्पर्मिया एक टर्म है, वो क्या होता है? लेस काउंट ऑफ स्पर्म्स, जिसमें स्पर्म नहीं हो, और स्पर्म कितने से कम? 20 मिलियन। अगर इससे कम है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। एक और होती है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ये वाला नहीं, ये इसमें आर नहीं आएगा। इम्पोर्टेंस क्या होता है? अगर अनेबल टू इरेक्ट पेनिस, मतलब किसी वजह से। और इरेक्शन में हेल्प कौन करता है हमारे पास? पैरासिम्पैथेटिक नर्व। वो S1, S2, S3 वो आप 11th में है उस नर्वस सिस्टम में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो हेल्प करती है, वही वहां पे देती है ब्रेन को कि यहाँ से आप इजैकुलेशन या स्पर्म की ये करनी है, इजेक्शन होनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये था सेमन। तो इस मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। हमारा आज ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म, इतना ही था। थैंक यू।